हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम वुंड हीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हमारे जो इंटरनल या मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है। तो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो जो वुंड है, अगर हम वुंड को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है घाव। तो कोई भी जब हमें कोई इंजरी होती है या कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका कुछ वुंड घाव रह जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वुंड हीलिंग प्रोसेस। तो वुंड हीलिंग इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। वुंड हीलिंग क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच जो बॉडी है, आर बॉडी, द बॉडी रिपेयर्स जो डैमेज हो गए टिश्यू। जब हमें कभी कोई इंजरी होगी, चोट लगेगी, कोई कट लग गया, तो उसमें क्या होगा? हमारे जो टिश्यूज़ होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। तो वुंड हीलिंग में क्या होगा कि जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं या बॉडी के डैमेज्ड टिश्यूज़ हैं उनका रिपेयरमेंट होगा, इन्वॉल्विंग अ सीरीज़ ऑफ सेलुलर एंड बायोकेमिकल इवेंट्स। मतलब कि इसमें क्या होगा? जब हमारे जो, अब हमें पता है कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो इवेंचुअली किससे बने रहते हैं? सेल से, क्योंकि हम ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस होती है तो इसमें हमारे कुछ सेलुलर इवेंट्स होते हैं और कुछ कुछ बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं। जैसे कि वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी, जब हमारा ब्लीडिंग होती है, कभी हमें कोई इंजरी होती है तो वहाँ पे क्या होते हैं? कुछ बायोलॉजिकल रिपेयरमेंट होता है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? हमारी वुंड हीलिंग की एक प्रोसेस है। तो वुंड हीलिंग क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? हमारी बॉडी के टिश्यूज़ डैमेज्ड जो है वो रिपेयर हो रहे हैं थ्रू सेलुलर और बायोकेमिकल इवेंट्स टू रिस्टोर स्किन इंटीग्रिटी एंड फंक्शन। स्किन इंटीग्रिटी मतलब जहाँ पे अगर स्किन जो है वो डैमेज हो गई है, स्किन के वहाँ पे क्रैक आ गया है, चाहे कट लगाओ, तो उसकी इंटीग्रिटी को रिस्टोर करना। और जो हमारा नॉर्मल, अगर हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, ओपन फ्रैक्चर हुआ है, तो हमारा जो वुंड होगा वो ओपन होगा, तो हमारा हाथ क्या होगा? फ्रैक्चर की वजह से हम मूव नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो हमारा वुंड हीलिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट इसकी एक और डेफिनेशन है दैट वुंड हीलिंग इज़ अ बॉडीज़ नेचुरल प्रोसेस। जो हमारी बॉडी है उसका एक नेचुरल प्रोसेस है ऑफ रिपेयरिंग द डैमेज्ड टिश्यू। सिमिलरली वही डैमेज्ड टिश्यू को रिपेयर करना एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, हमारी बॉडी के थ्रू, जिसमें क्या हो रहा है? क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा इन्फ्लामेशन हो रहा है, और न्यू टिश्यूज़ का रीजनरेशन हो जा रहा है। वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं जो डैमेज हो गए हैं उनका क्या हो रहा है? रीजनरेशन हो रहा है एंड रीमॉडलिंग टू रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन। और उसके बाद अगर वहाँ पे इंजरी हो गई है, वहाँ के कुछ टिश्यूज़ वहाँ पे डैमेज हो गए हैं, तो वहाँ पे दोबारा नए टिश्यूज़ का रीजनरेशन हो रहा है और रीमॉडलिंग हो रही है। मतलब शेप में वापस से हमारी जो वहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे इंजरी हुई है, उसकी रीमॉडलिंग हो रही है, ताकि नॉर्मल हमारे जहाँ पे टिश्यूज़ हैं या बॉडी है उसका हम नॉर्मल फंक्शन और स्किन इंटीग्रिटी अगेन गेन कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग। तो मेनली हमारे पास जो टाइप्स हैं वो होते हैं हमारे पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग। तो पहला जो हमारा टाइप है वुंड हीलिंग का, दैट इज़ प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग। पहला हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी, एंड थर्ड वन हो गया हमारा टर्शरी। टर्शरी को हम डिलेड प्राइमरी हीलिंग भी बोलते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी इंटेंशनल हीलिंग है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस अकर्स व्हेन द वुंड एजेस आर क्लीन एंड क्लोज टुगेदर। जो प्राइमरी इंटेंशनल हीलिंग है ये कब होगी? जब हमारे जो वुंड के एजेस मतलब कोने हैं जहाँ पे चोट लगी है, तो वो पूरा हम वुंड क्लोज कर रहे हैं और उसके बाद क्लीन कर रहे हैं हम पहले, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। जैसे कि सर्जिकल कट्स, जब हम किसी पेशेंट की सर्जरी करते हैं तो हम जो पूरा वुंड है, जो घाव है, जो भी यहाँ पे इंसिजन लगा हुआ है, उसको क्या करेंगे? पहले प्रॉपरली क्लीन करेंगे, उसके बाद हम उसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है इसमें द वुंड हील्स क्विकली एंड मिनिमल स्कारिंग एज द स्किन जॉइंट्स डायरेक्टली। दूसरा चीज़ इसमें क्या हो रहा है कि जो वुंड है, जो घाव है, वो जल्दी क्विकली हील हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है, विद मिनिमल स्कारिंग। मतलब कि जो वहाँ पे निशान पड़ेंगे, जैसे चोट लग जाते हैं तो वहाँ पे निशान रह जाता है। तो अगर प्राइमरी इंटेंशनल हीलिंग हो रही है, वहाँ पे हम स्यूचरिंग के थ्रू वहाँ पे हील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया को, तो क्या होगा? वहाँ पे स्कारिंग नहीं होगी, निशान नहीं रहेगा घाव का, और हमारी जो स्किन है वो क्या हो जाएगी? डायरेक्टली जॉइन भी हो जाएगी वापस, जैसे
जैसे कि जो सी सेक्शन होता है, सिजेरियन सेक्शन, उसमें क्या होता है कि जब हम इंसिजन लगाते हैं उसके बाद क्या होता है, स्यूचरिंग हो जाती है और नॉर्मली जो एब्डोमेन होता है वो वापस से वैसी पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर्स यूजुअली क्लोज द वुंड विद स्यूचर्स। तो जो प्राइमरी इंटेंशनल हीलिंग है इसमें क्या होता है, डॉक्टर्स जो वुंड होता है उस घाव को स्यूचर्स, जो स्टेपल वाले स्यूचर्स होते हैं, या फिर एडहेसिव ग्लू, इनको हम एडहेसिव ग्लू को हम टिश्यू ग्लू भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये तो एक मतलब वैसे ये अभी काफ़ी हॉस्पिटल्स में यूज़ होता नहीं है, मतलब फॉरेन में भी होता है काफ़ी जगह, बट इंडिया में बहुत कम जगह पे होता है एडहेसिव ग्लू यूज़। तो जो एडहेसिव ग्लू वाला टेक्निक है इसमें क्या होता है कि हम ग्लू को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि स्किन में एक तो ये जल्दी हील करने में हेल्प करता है, दूसरा कम पेनफुल होता है कंपैरेटिवली स्यूचर्स और जो स्टेपल वाले स्यूचर्स होते हैं। अब आता है दूसरा टाइप हमारा वुंड हीलिंग का, दैट इज़ सेकेंडरी इंटेंशनल हीलिंग। तो सेकेंडरी इंटेंशनल हीलिंग में क्या है, इट हैपन्स इन वुंड विथ टिश्यू लॉस और इन्फेक्शन। जब हमारी बॉडी में या तो कोई इन्फेक्शन हुआ है या टिश्यू लॉस हुआ है। टिश्यू लॉस मतलब टिश्यू पहले में क्या था कि कट लग रहा है, बस वो ओपन हो रहा है, बट जो सेकेंडरी है इसमें क्या हो रहा है, जब हमारी बॉडी में टिश्यू लॉस हो जा रहे हैं, वहाँ के टिश्यू अच्छे से मतलब बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गए हैं और वो ख़त्म हो चुके हैं वहाँ के। जैसे कि बर्न जब जल जाता है तो पूरा सरफेस जो होता है वहाँ से बर्न हो जाता है, जैसे कि या तो अल्सर्स हो गए, छाले पड़ गए या डीप कट हो गया। इन कंडीशंस में क्या होता है कि टिश्यू का लॉस हो जाता है। तो इस टाइम पे हम कौन सी हीलिंग करेंगे, सेकेंडरी इंटेंशनल हीलिंग। दूसरा पॉइंट है इसमें, द वुंड इज़ लेफ्ट ओपन। इसमें क्या करते हैं हम, जो प्राइमरी था उसमें हम वुंड को क्लीन कर रहे थे, उसके बाद उसको क्लोज कर दे रहे थे, बट जो सेकेंडरी इंटेंशनल हीलिंग है इसमें हम वुंड को, घाव को पहले ओपन रखेंगे, उसके बाद ताकि वो धीरे धीरे नेचुरली हील हो, ताकि उसमें कुछ ग्रैनुल्स, मतलब जब हमारी कभी चोट लगती है तो उसमें धीरे धीरे एक ब्राउन कलर की, जब वो हील होने लगता है तो नॉर्म एक लेयर सी जम जाती है, तो उसमें ग्रैनुलेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो हम वुंड को ओपन छोड़ देते हैं ताकि वो नेचुरली हील करे और ग्रैनुलेशंस हो टिश्यू का वहाँ पर। ग्रैनुलेशन मतलब न्यू कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स वहाँ पे फॉर्म होने लग जाती हैं। फिर क्या होता है, हीलिंग टेक्स लॉन्गर। इसमें क्या होता है, ये वाली हीलिंग थोड़ी स्लो होती है कंपैरेटिवली प्राइमरी इंटेंशनल हीलिंग के, एंड रिजल्ट्स इन मोर स्कारिंग। इसमें क्या होता है, बट जो हमारा प्राइमरी था उसमें स्कारिंग बहुत कम थी, बहुत रेयर थी, बट सेकेंडरी में प्राइमरी के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा स्कारिंग होती है, निशान रह जाते हैं। अब जो हमारा थर्ड और लास्ट टाइप है वुंड हीलिंग का, दैट इज़ टर्शरी इंटेंशनल हीलिंग, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिलेड प्राइमरी हीलिंग। तो इसमें क्या है, दैट दिस अकर्स व्हेन अ वुंड इज़ लेफ्ट ओपन फॉर सम टाइम ड्यू टू इन्फेक्शन और स्वेलिंग और कंटेमिनेशन। इसमें भी क्या कर रहे हैं, हम वुंड को कुछ टाइम तक ओपन छोड़ दे रहे हैं, कुछ टाइम के लिए, इन्फेक्शन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से और कंटेमिनेशन की वजह से। वंस द वुंड इज़ हील, जब क्या हो जाएगा, जो घाव है वो थोड़ा हील हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, फ्री ऑफ इन्फेक्शन, जब उसमें इन्फेक्शन नहीं होने के चांसेस होंगे, फिर हम उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे अगेन विद स्यूचर या फिर किसी और मेथड से। अब जो टर्शरी है ये प्राइमरी से ज़्यादा टाइम लेता है बट लेस टाइम देन सेकेंडरी इन्फेक्शन। और जो टर्शरी हीलिंग है ये क्या होता है, प्राइमरी से ये कम टाइम लेता है, प्राइमरी जो हीलिंग है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है और सेकेंडरी से थोड़ा कम टाइम लेता है, और इसमें भी क्या होता है, थोड़ी बहुत स्कारिंग हो जाती है। तो हमने प्राइमरी पढ़ लिया, प्राइमरी क्या होती है, बहुत क्विक हीलिंग होती है और बहुत कम होते हैं स्कारिंग के चांसेस। जो सेकेंडरी है वो थोड़ा लंबा टाइम, ज़्यादा टाइम लेती है, और जो टर्शरी है वो प्राइमरी से ज़्यादा और सेकेंडरी से कम टाइम लेती है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसके फेजेस। तो फेजेस जो हैं वुंड हीलिंग के, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमें वुंड हीलिंग का। अगर हमें टाइप्स नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, बट हमें फेजेस आने चाहिए। तो पहला है इसका हीमोस्टेसिस फेज़। पहला फेज़ को हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट फेज़, जो कुछ मिनट्स का होता है। तो जो हीमोस्टेसिस फेज़ है इसमें क्या होता है, हीमो में क्या होता है, हीमो का मतलब ब्लड, तो इसमें ब्लड के बारे में कुछ होगा रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड होगा। तो ब्लड वेसल्स जो होंगी इसमें कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी ताकि क्या हो, ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाए। तो जैसे ही कभी कोई चोट लगती है, घाव बन जाता है, इंजरी हो जाती है, तो क्या होता है, पहला जैसे ही वुंड हीलिंग स्टार्ट हो जाता है तो पहला क्या आता है, हीमोस्टेसिस फेज़। और इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, ताकि ब्लीडिंग जो हो रही है उसको रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स फॉर्म अ क्लॉट एंड रिलीज
हीलिंग फैक्टर्स। और उसके बाद तुरंत क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो एक क्लॉट बना देंगी, जो वहाँ पे कुछ जम जाता है ना, कुछ हार्ड सब जम जाता है जब कभी इंजरी होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, और वो किसकी वजह से होता है, हमारे प्लेटलेट्स की वजह से। नेक्स्ट जो फेज़ है दैट इज़ इन्फ्लामेटरी फेज़। तो जो इन्फ्लामेटरी फेज़ है ये 0 से 3 डेज़ का होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो WBC हैं, अब क्योंकि अब इंजरी हो गई तो ऑफकोर्स वहाँ इन्फेक्शन आ जाएगा, तो जो हमारे WBC हैं ये इन्फेक्शन से फाइट करेंगे और वहाँ पे जो सेल्स हैं, सेल डेब्रीज में डेड सेल्स, उनको क्लीन करने में हेल्प करेंगे। दूसरा, रेडनेस, स्वेलिंग, दोनों चीज़ दिखेगी। वार्मथ मतलब वार्म टू टच, हमारी जहाँ पे इंजरी हुई है वो पार्ट थोड़ा गर्म होगा। अकर ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, और ये गर्म क्यों होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। और ब्लड फ्लो क्यों इंक्रीज होगा, ताकि वहाँ पे जो जहाँ पे इंजरी हुई है वो थोड़ा जल्दी हील हो सके, इसीलिए वहाँ पे ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है। तो पहला फेज़ हमने पढ़ लिया हीमोस्टेसिस, सेकेंड फेज़ पढ़ लिया हमने इन्फ्लामेटरी फेज़। अब जो हमारा थर्ड फेज़ है हमारे वुंड हीलिंग का, दैट इज़ प्रोलिफरेटिव फेज़। इट इज़ ऑफ 4 to 21 डेज। जो थर्ड फेज़ है दैट इज़ प्रोलिफरेटिव फेज़, और ये हमारा 4 से 21 डेज़ का होता है। दूसरा, इसमें जो फिब्रोब्लास्ट हैं दे प्रोड्यूस कोलेजन टू फॉर्म न्यू टिश्यूज़। अब वहाँ पे कुछ और सेल्स होते हैं फिब्रोब्लास्ट, जो क्या करते हैं, कोलेजन फाइबर को बनाते हैं ताकि वो न्यू टिश्यूज़ को फॉर्म कर सके, क्योंकि वहाँ पे इंजरी हो गई है, कुछ सेल डेब्रीज, वहाँ पे डेड सेल्स भी प्रेजेंट है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए, न्यू टिश्यू बनाने के लिए, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया को हील कर सके, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, न्यू टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होने लग जाता है। नेक्स्ट है न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो। अब प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होता है कि वहाँ पर न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो होने लग जाती है, जिसको हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है द वुंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिड्यूस इट्स साइज। अब क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया था, स्वेलिंग हो गई थी, तो अब जो थर्ड फेज़ है इसमें क्या होगा कि जो घाव है वो अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका साइज़। अब जो हमारा फोर्थ और लास्ट स्टेज है दैट इज़ मैच्योरेशन या फिर रीमॉडलिंग फेज़, जिसमें क्या होता है 21 डेज से ये कुछ महीनों तक चलता है ये वाला फेज़। इसमें क्या होता है कि जो कोलेजन फाइबर है इट स्ट्रेंथन्स एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म स्कार टिश्यूज़। अब जब हमारे वुंड को 21 डेज हो गए हैं, वो हील हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे स्कार टिश्यूज़ जो थोड़ा मतलब हार्ड सा ब्राउन सा कुछ टिश्यूज़ का वहाँ पे एक्यूमुलेशन या फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम स्कार टिश्यूज़ बोलते हैं, तो कोलेजन फाइबर की वजह से हो जाता है। द वुंड फुली क्लोजेस एंड रीगेन्स स्ट्रेंथ, और उसके बाद जो वुंड है, जो घाव है, जो लास्ट फेज़ है मैचुरेशन या रीमॉडलिंग फेज़, इसमें जो घाव है वो पूरा क्लोज हो जाता है, और उसके बाद जो हमारे पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे इंजरी हुई है, चाहे फ्रैक्चर हुआ है क्या कोई सर्जरी हुई है, तो वापस से हम हमारी जो बॉडी की नॉर्मल स्ट्रेंथ है वो हम गेन कर लेंगे। कब, जो हमारा फोर्थ स्टेज आ जाएगी हमारी वुंड हीलिंग की, ठीक है। अब है लास्ट टॉपिक इसका, दैट रोल ऑफ नर्सेज इन वुंड हीलिंग। तो हमारा एज अ नर्स क्या रोल है वुंड हीलिंग की प्रोसेस में, अब हम वो पढ़ेंगे। तो पहला है असेस वुंड साइज। जो घाव है हमें उसका साइज असेस करना है, डेप्थ असेस करनी है कि जो घाव है वो जितना था वो उतना ही रह रहा है या फिर वो और उसकी डेप्थ बढ़ती जा रही है। अगर और उसकी डेप्थ बढ़ रही है मतलब इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरा, कलर भी हमें उसको ऑब्जर्व करना है, ब्लू तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा ही रेडिश तो नहीं हो रहा है, और साइंस ऑफ इन्फेक्शन भी चेक करने हैं टाइम टू टाइम। दूसरा है क्लीन वुंड यूजिंग एंटीसेप्टिक्स। हमें जो घाव है जब उसकी ड्रेसिंग होती है तो प्रॉपर एंटीसेप्टिक्स यूज़ करने हैं, एंड अप्लाई अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग्स, और प्रॉपर ड्रेसिंग भी करनी है। नेक्स्ट है मेंटेन हाइजीन। हमें हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, एंड यूज स्टेराइल टेक्निक्स एंड एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स। हमें हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। दूसरा, स्टेराइल टेक्निक्स का यूज़ करना है, स्टेरिलिटी मेंटेन करके रखनी है, और एंटीबायोटिक्स भी एडमिनिस्टर करनी है अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है। नेक्स्ट है प्रोवाइड पेन रिलीफ थ्रू मेडिकेशंस एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स। हमें पेशेंट को हेल्प करना है कि अपना वो पेन को रिलीव कर सके थ्रू मेडिकेशंस में हम एंटीबायोटिक्स तो उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए दे रहे हैं, तो हम उसमें एनाल्जेसिक्स देंगे। अगर अगेन जो हमारे फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, उन्होंने प्रिस्क्राइब करा है तो एनाल्जेसिक्स देंगे, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में हम उन्हें थेरेपीज़ भी प्रोवाइड करा सकते हैं।
मॉनिटर, नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन लाइक इन्फेक्शन। हमें रेगुलरली मॉनिटर करना है कि पेशेंट को जहाँ पे वुंड है, घाव है, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, डिलेड हीलिंग में टाइम तो नहीं लग रहा है, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट है एजुकेट पेशेंट्स ऑन वुंड केयर। हमें पेशेंट को घाव जो वुंड है उसकी कैसे केयर करनी है, क्योंकि इफ़ अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो गया और वो अपनी ड्रेसिंग, कई बार क्या होता है कि इतनी ज़्यादा मतलब चोट नहीं होती और पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से, तो पेशेंट को घर पे ही अपना क्या करना होता है कि वुंड की केयर वो कर सकते हैं। तो हमें पेशेंट को वुंड केयर के बारे में एजुकेट करना है, हाइजीन के बारे में बताना है, और डाइट भी उन्हें बतानी है कि कैसे फिर हीलिंग और जल्दी हो सकती है। क्विक हीलिंग के लिए कौन कौन से हमें डाइट लेनी चाहिए। नेक्स्ट है एनकरेज प्रॉपर न्यूट्रिशन विथ प्रोटीन, विटामिन्स एंड फ्लूइड्स फॉर टिश्यू रिपेयर। अगेन हमें पेशेंट की न्यूट्रिशन डाइट पे ध्यान देना है, जिसमें प्रॉपर प्रोटीन, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ताकि वो पेशेंट्स अच्छे से ले, ताकि उनका जो वहाँ पे टिश्यू जो हमारे डैमेज हो गए हैं वो टिश्यू रिपेयर हो सके। नेक्स्ट है असिस्ट इन पोजीशनिंग एंड मोबिलिटी टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर्स। तो जैसे कि हमें पता है कि जो बेड सोर्स हो जाते हैं या प्रेशर सोर्स होते हैं या अल्सर्स हो गए, प्रेशर अल्सर्स, ये क्यों होता है कि जब हम प्रोलॉन्ग टाइम तक किसी भी पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं, मतलब चेंज नहीं करते पोजीशन, तो हमें पेशेंट की पोजीशनिंग में हेल्प करनी है एंड मोबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, ताकि जो हमारे बेड सोर्स हैं या प्रेशर अल्सर्स हैं ये प्रिवेंट कर सकें। फिर है लास्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंट वुंड प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट एनी कंसर्न्स टू द हेल्थ केयर टीम। और लास्ट क्या है कि हमें जो भी हम ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं, जो वुंड है उसकी जो जो प्रोग्रेस हो रही है, चाहे वो ठीक हो रहा है या उसकी कंडीशन वर्स हो रही है और ख़राब हो रही है, हमें प्रॉपर उसकी रिपोर्ट्स बनानी है, अगर प्रोग्रेस हो रही है उसकी भी और नहीं हो रही है उसकी भी, और हमें प्रॉपर जो हेल्थ केयर टीम है उन्हें कंसर्न करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।